दोस्तों इस वीडियो में हम अक्टूबर मास का असाइनमेंट देख रहे हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत सबका हम सॉल्यूशन देखेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में लेकिन मैं जानता हूँ अब यक्षमा बहुत आसान है, ये वाला पैराग्राफ दिया था। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको पूरे के पूरे उत्तर देने थे, तो मैं आपको इस गद्यांश के उत्तर बता रहा हूँ। इस पैसेज को पढ़ के समझ लेना आसानी से, बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता। तो लेखक के अनुसार किसी का यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना द्रवीभूत नहीं कर पाता। गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीना मुहाल कर दिया। तो भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता का जीना मुहाल कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास ना किया जा सकते उसे एक शब्द में विश्वास पात्र कहते हैं। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको निरुत्साहित कहते हैं। और रास्ता दिखाने वाले को मार्गदर्शक कहते हैं। और जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसको दृढ़चित्त कहते हैं। ठीक है, एक एक शब्द लिखना था। इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो पंक्ति जो है यहाँ पे लिखी गई है, इसका भाव स्पष्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे है प्रसंग जो है, क्या लिखना है हमें, इसका भाव क्या है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने समाज की विवेकशीलता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। और कवि कहता है कि जब कानून की किताब में चिकित्सा शास्त्र में डायन का उल्लेख नहीं है, तब हम क्यों अंधविश्वास में जी रहे हैं। और उसके बाद में हमें अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है और उस बूढ़ी को सम्मान देना है, तभी हमारा समाज जो है विवेकशील और आधुनिक और सभ्य कहला सकेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ा। तो अशोक ने जो है उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था, उसने हिंसा का मार्ग त्याग दिया था और हथियार ना उठाने का और हिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उसको जीवित छोड़ दिया था। इंग्लिश की बात करें तो हु अमोंग द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ पद्मश्री। पद्मश्री जो है कौन ऐसा है इसमें से जो जिसको मतलब यंगेस्ट मतलब अभी जवान है, मतलब ज़्यादा उम्र का नहीं है, उसको पद्मश्री मिला है। तो पीवी संधू जो है वो अभी कम उम्र के हैं जिसको पद्मश्री मिला है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन द मेडल एट ओलंपिक। तो साक्षी मलिक जो है उसने मेडल जीता था ओलंपिक में। फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स। तो यू शुड नॉट वियर ए डर्टी क्लोथ। यहाँ पे शुड आएगा, तुम्हें गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और यहाँ पे आएगा वुड यू लैंड मी योर पेंसिल। क्या तुम मुझे अपनी पेंसिल उधार दोगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं, राइट वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड। तो इंटेंस डिज़ायर या फिर एंथुसियाज्म को बोलते हैं ईगरनेस। ठीक है, एक वर्ड में। और स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगेटन, जिसको हम भूल चुके होंगे तो उसको बोलते हैं ओब्लिवियन। ठीक है, अब आते हैं हम, राइट 4 अचीवमेंट्स ऑफ मैरी कॉम। मैरी कॉम के 4 अचीवमेंट्स लिखने हैं। पहला है एशिया वुमेन चैम्पियनशिप, दूसरा है वुमेंस वर्ल्ड कप, और तीसरा है AIBA वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और चौथा है वीनस वुमेंस बॉक्स कप। ठीक है, तो ये आपके 4 अचीवमेंट्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट जो है गणित है आपका। गणित में एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, तो इसका घन कितने गुना हो जाएगा। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे तो आप आ जाएगा आपका 125 आंसर। तो घन होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना, तो 125 गुना इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 10-3 गुणा 10-4 का मान क्या होगा। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसका मान बता सके, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर्स को नहीं बता सकते, ये क्वेश्चन गलत है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 105 किमी को मीटर में बदल कर उसके मानक रूप में लिखना है। तो 105 किलोमीटर को किलोमीटर है, तो मीटर में बदलने से 1000 से गुणा करेंगे, और 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1,05,000 मीटर। और 1,05,000 मीटर को अगर हम 3 जीरो हटाएं और मानक रूप में लिखना है, यानी कि पॉइंट के बाद लिखना है, तो 3 जीरो तो इधर है और 2 ये, तो यानी कि टोटल 10⁵ गुणा 1.05 ये लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया मानक रूप में। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट जो है 3√216 का मान ज्ञात करना है। तो 3√216 यानी कि 216 का हम क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। किससे कर देंगे, विभाजन करेंगे हम अपने उससे LCM लेकर के, ऐसे करके 216 लिखेंगे और इसको हम विभाजित करेंगे। पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2 0 8 16, फिर 2 से जाएगा 5, और फिर उसके बाद में आ जाएगा 54। उसके बाद में फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14, 27 आ जाएगा। और 27 को करेंगे तो 3 आपका 27 का 3 से आ जाएगा। 3 से 27 को करते हैं तो 27 का आ जाएगा 9, और फिर 3 से करेंगे तो फिर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 का एक कॉलम बन गया और यहाँ पे 2 का एक कॉलम बन गया। ठीक है, तो इसमें से आपका 1 2 इसमें से निकल जाएगा।
ठीक है, 1 2 इसमें से निकल जाए, 1 3 इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ पे 3 तियाँ 9 तियाँ 27। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको 216 को टुकड़े में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, इससे गुणा किया, 3 दूनी 6 इससे गुणा किया, और 3 दूनी 6 इससे गुणा किया, तो 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। और जब हमारा वर्ग जो होता है अंडर रूट में जब होता है कोई भी संख्या, तो इसमें से हम एक संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक संख्या जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, और अंडर रूट में फिर भी हमारे पास कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। ठीक है, और 6 रह जाएगा, तो अंडर रूट 6 को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यानी कि क्यूब है, और क्यूब जब निकालते हैं तो 3 में से 1 को निकाल देते हैं, तो 1 हमारे पास 6 आ जाएगा। क्यूब जब हमारा होता है ना, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखा है, तो ये क्यूब निकालेंगे तो इसमें से केवल 1 ही निकलेगा, 3। इसी तरह से अगर 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखा हुआ है तो उसमें से 1 निकालेंगे तो उसका आंसर केवल 4 आएगा। तो इसीलिए 6 गुणा 6 गुणा इसका क्यूब घन निकाल रहे हैं तो 6 आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है n की घात 9 बटे n की घात -2 बराबर n की घात 11। तो n का मान क्या होगा, तो n की घात को हम क्या लिख सकते हैं, n की घात को हम लिख सकते हैं n की घात n 9 की घात n, और इसको 11 के बराबर ये समीकरण दिया हुआ है। अब हम इसको क्या लिख देंगे, 9 की घात n जो है यहीं छोड़ देंगे और नीचे वाली घात को ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो है यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 की घात -2। और 9 की दोनों की जब बेस बराबर होते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, तो आपस में घात घट जाती हैं या जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जुड़ती हैं, तो जुड़ेंगी तो 11 तो प्लस का है और 2 माइनस का है, तो घट जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 की घात 9। तो n बराबर 9 आंसर आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। इसके बाद आते हैं विज्ञान पे। विज्ञान में झारखंड जैसे कई पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ों के ऊपर घुमावदार सड़कों पर जब गाड़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं तो वाहनों को नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो विकल्प ए और बी इसमें सही करना है आपको। ए, टायरों के तलियों को जो खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है, और बी आपका ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाए गए हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसका सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूनतम दूरी जो है नेत्र की क्षमता जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर अगर आपसे कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको ढंग से देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। उसके बाद आते हैं ध्वनि। क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं होती। तो हाँ, ध्वनि जो है, हाँ, ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस हो, द्रव हो और गैस हो सकती है, और ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हटा देना है। ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं, तो यहाँ पर किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाँ, यहाँ पर हाँ बोलना है। हाँ, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हाँ, ये हाँ है। ठीक है, मिस प्रिंट है। हाँ, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस हो, द्रव हो और गैस हो तो होती है। ठीक है, निर्वात में जो है ध्वनि संचरित नहीं होती कि वहाँ पर उसको ट्रैवल करने का माध्यम नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ध्वनि की 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए जो है पाउडर को गिराया जाता है ताकि गोटियां जो हैं वो चिपक के ना रहें और वो आगे बढ़ती रहे जैसे हम चाहें। इसके बाद आता है तरल और द्रव्य में गति कराने वाले वस्तुओं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो तरल घर्षण को कम करने के लिए जो है वस्तुओं को विशेष आकृति दी जाती है। ये आकृतियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाला घर्षण बल पर पार पाना होता है, यानी कि घर्षण बल पर हमें उससे छुटकारा पाना होता है, जिससे उसका ऊर्जा क्षय होती है, और उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए हम उन्हें विशेष आकृतियाँ देते हैं। ठीक है, तो हम जब भी है इन सब चीज़ों को किस लिए करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए। सीधा सा अगर छोटे वर्ड में बात करूँ तो सामाजिक विज्ञान दिए गए संसार के मानचित्र को ध्यान से देखना है और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाले खनिज को पहचानना है। तो तांबा जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका परिच्छेद दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और इस परिच्छेद के अनुसार आपको जो है आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ब्रिटेन के बाज़ारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बनी सूती कपड़ों ने ले ली है। तो ये
इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसमें सभी जो आपके उपरोक्त दोनों जो प्रभाव पड़े हैं वो हैं। ये है जो भारतीय उद्योगों की क्षति पहुंची है और भारतीय उद्योगों का पतन भी हुआ है। तो दोनों ही ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त दोनों। और तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें दिए कथनों का कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है और संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। ये दोनों ही कथन सत्य है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करना है। तो एक प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका प्रबंध आपका प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है। द्वितीयक क्रियाएँ इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण और डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं का उदाहरण है। तो कृषि के 2 प्रकार के उदाहरण सहित हमने बता दिए। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय एकता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है किससे संबंधित है? उनके किन्हीं 2 योगदान को आपको बताना है। राष्ट्रीय दिवस जो नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारत के लौह पुरुष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। उनके 2 योगदान, हम इस देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने थे और सरदार पटेल जो है महानतम देन क्या थी उनकी कि 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण यानी कि संयोजन करके भारतीय एकता का निर्माण करना। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय एकता। ठीक है। भारतीय एकता अलग अलग हो जाएगा, भारतीय एकता का निर्माण करना। अब दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें हम बात करें तो यहाँ पर 1857 ईस्वी की क्रांति के धार्मिक, आर्थिक और तत्कालिक कारण को आपको बताना है। तो धार्मिक कारण यहाँ पर हम बता सकते हैं और इसके धार्मिक कारण के जो है ये पूरे के पूरे आंसर आप लिखोगे और इसके नीचे मैं बताता हूँ तत्कालीन कारण, तो तत्कालिक कारण को आप इस तरह से लिख दोगे। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृत की बात करते हैं। अब संस्कृत में जो है आपका क्वेश्चन है, इसके जो पहले का पार्ट का आंसर होगा इसमें जो कि संसारस्य प्राचीनतम भाषा संस्कृत अस्ति। ठीक है। तो उसके बाद में भाषाएं में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें पंचमी विभक्ति है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। तो अस्माकम अनुच्छेद अवयव बताना है। तो इसमें अवयव हो जाएगा अपि। और इसके बाद में का भाषा भारतीय अधिकांश भाषा जननी, तो संस्कृत भाषा है तो भारत की अधिकांश भाषा की जननी है। तो ये था आपका फुल सॉल्यूशन 8th क्लास का पूरे आंसर के साथ में। आप आराम से इन सभी क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप से या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम, फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हैं उसके माध्यम से शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 क्लास की लिंक है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसको देख करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। आपका सितंबर का भी सॉल्व कर दिया है, अक्टूबर का भी सॉल्व कर दिया है, नवंबर का भी सॉल्व कर देंगे।